आज जो ऊष्मा संचरण जो अपने पढ़ा है टॉपिक, उसके जो यूज है, ऊष्मा संचरण जो विधियां हैं ना, उनके यूज की, चालन विधि के क्या यूज है, संवहन के का क्या यूज है, और विकिरण का यूज क्या है। तो ये जो है ना, इनके अपन देखते हैं कि क्या है। इनके उदाहरण में से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि इसका देखते हैं कि चालन विधि है ना। अब चालन विधि में जो उदाहरण है ना, वो क्या है। एक तो है, भवन निर्माण में खोखली ईंटों का प्रयोग किया जाता है ताकि कमरों पर सर्दी या गर्मी का प्रभाव कम पड़े। एक तो ये है कि जो अब आजकल देखो, एक ईंटें होती है ना, ईंटें, ये ऐसी ईंटें होती है एक तो, लेकिन एक है ना खोखली ईंटें आती है, खोखली ईंटें आती है, जैसे ऐसे है ना, एक ब्लॉक होता है, तो यहाँ से तो ये भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये खोखला होता है। तो इसमें पता है क्या होता है कि जो ऊष्मा है ना, अगर ये भरा हुआ रहेगा तो ऊष्मा जल्दी से एंटर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खाली है, तो उसमें क्या है, आ नहीं सकती। इसलिए जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, आजकल ऐसी ईंटों का यूज होने लग गया। इससे क्या होता है कि जो वातावरण होता है ना, तो वो ठंडा होगा ना गर्म होगा जल्दी। तो इसलिए गर्मी में भी उसमें क्या होगी, सहायता मिलेगी, और उसमें सर्दी में भी अपने को बढ़िया रहेगा। लेकिन अब ऐसी जो ईंटें होती हैं वो जल्दी मकान क्या होते हैं, गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। इसलिए दूसरा है कि दो कंबल एक साथ ओढ़ने पर बीच में वायु आ जाती है। अब ऐसा ही जो एग्जांपल है ना, ये अब देखो बीच में ये वायु, ये इसके भी है ना। अब सर्दी क्या होती है, सर्दी में है ना, एक तो आप एक कंबल ओढ़ो और एक आप दो कंबल ओढ़ो, है ना, तो सर्दी आपको कम लगेगी। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गई, वायु आ गई, वायु। तो ये इसके टच में नहीं है, ये इसके टच में नहीं है ना, तो ऊष्मा का इसमें स्थानांतरण होगा ही नहीं। चालन विधि में तो क्या होता है कि ठोस होगा ना, ठोस में चालन विधि में स्थानांतरण होगा। यहाँ पे भी ये बीच में वायु है, तो स्थानांतरण होगा ही नहीं। ये हो गया, चालन विधि का यहाँ पे काम ही नहीं होती। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सर्दियों में दो कंबल ओढ़ते हैं ना, इसलिए अपने को सर्दी कम लगेगी, क्योंकि बीच में क्या आ गई, वायु। एक है कि ऊनी कपड़े पहनने से शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, है ना। ऊनी कपड़े है, ऊनी, है ना, ऊनी कपड़ा है ये, और ये अपनी बॉडी है। ये अपनी बॉडी से क्या निकलती है, ऊष्मा। बॉडी से क्या निकलती है, ऊष्मा। तो ऊन क्या होती है, कुचालक। ऊन क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये जाएगी ना, तो ये इसके मतलब वातावरण में नहीं जा पाएगी। ये वातावरण है अपना, ये क्या है, वातावरण। तो ऊन क्या करेगा, इस ऊष्मा को रोकेगा। इस ऊष्मा को, अपनी जो अपने शरीर की जो ऊष्मा थी उसी को क्या करेगा, रोकेगा, और अपने को फिर गर्मी फील होगी, इसलिए अपने को सर्दी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि ये गर्म कपड़े गर्मी देते हैं अपने को, नहीं, अपनी ही गर्मी होती है, वो अपनी बॉडी की गर्मी होती है। बस ये उसको बाहर जाने से क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ये उसमें के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं ये। तो ये वातावरण में जा नहीं पाती, बस यही कारण है इसका। तो ये तीन उदाहरण हो गए इसके, है ना। अब इसमें मैं आपको बात करता हूँ कि जो ऊष्मा के जो चालक है ना, चालक, सुचालक कह दो या चालक कह दो, ये चालन विधि में आ रहे हैं ये सब, है ना। चालन विधि में, चालन विधि, चालन विधि से चालक। तो चालक आपको पता ही है, जैसे कि चांदी हो गई, है ना, ये तो बेस्ट चालक है ये, चांदी। चांदी है ना, चांदी, और चांदी विद्युत धारा का भी और ऊष्मा का भी अच्छा चालक है। तो चांदी वगैरह और ये सब इसके अंदर धातु में आ जाएंगी, धातु में, है ना। धातु में क्या है, चालक ही होती है। अब अधातु क्या हो जाती है, अधातु अपनी कुचालक हो जाती है। अधातु, अधातु क्या हो जाती है, कुचालक हो जाती है, कुचालक। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में जो कुचालक है ना, कुचालक में अपन कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। कुचालक में जैसे कि कुचालक में लिखते हैं अपन लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, ये तो सभी को पता है, ऊन हो गया, ठीक है। एक आता है एबोनाइट, एबोनाइट। एक है बेकेलाइट, ये बेकेलाइट वही प्लास्टिक की है, ये बेकेलाइट। एक्चुअल में प्लास्टिक की ये बेकेलाइट, ये उसमें पड़ते पॉलीमर जो आते हैं ना, वो वो संश्लेषित रेसेर बोवलगर वगैरह, ये उसके अंदर आते हैं। ये बेकेलाइट, एबोनाइट, बेकेलाइट, ये दो उदाहरण अपने को याद रखने की कुचालक में आ सकता है। ये तो पता ही अपने को। अब कुचालक में भी जैसे कि अब और भी ले लो, है ना, और भी कई सारे हो जाएंगे।
कुछ अलग में आ जाएंगे। मतलब जितने भी उदाहरण लेना चाहो उतना ले सकते हैं ना, लेकिन अपने को भाई जैसे कि ऊन है, अब ये काम में आता है तो इसी को ध्यान में भी रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं संवहन। संवहन के उदाहरण ले लेते हैं, संवहन विधि के उदाहरण लेते हैं। इनमें जो उदाहरण है वो क्या है कि एक तो है रोशनदान। संवहन विधि का उदाहरण क्या है? रोशनदान, क्योंकि संवहन विधि द्रव और गैस दोनों में लगेगी, तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? रोशनदान। एक तो रोशनदान क्या होता है कि गैस है ना, अपन कुछ भी जैसे कि रसोई में खाना पकाते हैं तो क्या होता है कि वातावरण गर्म होता है, वातावरण गर्म होता है तो रोशनदान चाहिए उसको। तो रोशनदान से वो क्या है, वो गर्म चीज़ है ना, जो गर्म हवा बाहर निकल जाएगी और ठंडी हवा क्या हो जाएगी? आ जाएगी। क्योंकि गर्म गैस क्या होगी? गर्म होगी ना तो वो हल्की होगी, और हल्की होगी तो ऊपर जाएगी वो, ठीक है। और तापमान क्या होगा अपना? बढ़ेगा। इसलिए अपने को क्या चाहिए? रोशनदान चाहिए, तो चली जाएगी और ठंडी हवा क्या होगी? प्रवेश कर जाएगी अपने, इसलिए अपने को वो चाहिए। दूसरा चिमनियाँ, चिमनियाँ भी यही काम करती है, रोशनदान का ही काम चिमनियाँ करती है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है बस खाली, है ना। महासागरीय धारा, गर्म जल की धारा, इसमें क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महासागरीय धारा व गर्म जल की धारा, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि जैसे अभी ये कोई सागर है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश तेज पड़ रहा है सूर्य का, सूर्य का क्या हो रहा है? प्रकाश तेज पड़ रहा है, तेज पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? जल क्या होगा? गर्म हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और हल्का होने के साथ ही ये क्या होगा? बहने लगेगा, ठीक है। तो गर्म जल क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, और हल्का होने के कारण ये क्या करने लगेगा? ठंडे की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अपने को भी पता है कि ऊष्मा क्या होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ गति करती है, तो ये क्या होगा? ठंडे की तरफ क्या करेगा? बहेगा। और इधर जैसे कि इधर क्या है? ठंडा जल है, इधर क्या है? ठंडा है, और नीचे क्या रहेगा? गर्म। नीचे क्या रहेगा? इसमें उल्टा होगा, ऊपर रहेगा गर्म और इस नीचे क्या रहेगा? ठंडा। इसमें ऊपर तो ठंडा और नीचे क्या रहेगा? गर्म। तो इधर से इसमें जल धारा इधर बहेगी, इधर से इसमें। अब ध्रुवों पर, है ना, अब एक चीज़ बात है कि विषुवत रेखा के आसपास ध्रुवों की तुलना में सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं। तो ध्रुवों पर तो कम पड़ेगी, यहाँ पर सीधी पड़ेगी ना, यहाँ पर सीधी पड़ रही है। ये तो है विषुवत रेखा, और ये है ध्रुव। भाई ध्रुव ये है, जैसे कि ये पृथ्वी है। अब ध्रुव तो ये है, और सूर्य यहाँ पर है, तो सीधी तो यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर, और यहाँ पर तिरछी पड़ेगी। तो यहाँ पर ताप कम होगा, यहाँ पर ठंडा पानी है, यहाँ पर गर्म पानी है, तो ये धारा ऐसे बह रही है, ये धारा ऐसे बह रही है। तो महासागरीय धारा इसे को ही कहते हैं ना, ठीक है। और पवन चलती है। पवन का देखो कि जब गर्मी पड़ती है, अपन सीधा सीधा ऐसे दिमाग लगा लो कि जब अपने गर्मी पड़ती है ना, गर्मी तब क्या होती है? फिर उसके बाद में आंधी आती है, गर्मी भयंकर पड़ेगी, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगी? आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा भयंकर। तो तूफान आने से पहले ना गर्मी पड़ती है, यानी कि ताप बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो आपका दाब है ना वो कम हो जाएगा, आपका दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तब उसमें क्या होगा? तब उस डस्टर कहाँ गया? जब आपका ताप ज़्यादा हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। और पवन भी क्या होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी। अगर ऊष्मा क्या करती है? सबसे पहले देखो ऊष्मा क्या है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और वायु भी क्या करेगी? उच्च दाब से निम्न दाब, ठीक है। और ताप और दाब में क्या रिलेशन होता है? समानुपाती है ना, इसका व्युत्क्रम होता है। अगर ताप बढ़ेगा दाब घटेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा, ऐसे होता है। तो गर्मी बढ़ रही है ना, गर्मी, ताप बढ़ गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो है T, और वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया, ठीक है।
तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था वहाँ से हवा आएगी यहाँ पर, जहाँ पर प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, वहाँ से क्या जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें सिस्टम। दाब कम हो जाएगा तो वायु क्या हो जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आ जाएगी, सीधी सी बात यही हो जाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं निम्न ताप से उच्च ताप की ओर वायु आएगी, वायु आएगी, ये है इसमें। और एक क्या है, गर्म होकर, ठीक है, तो वायु का गर्म होना। इसमें क्या होगा कि जो यहाँ की जो वायु है, ताप बढ़ेगा, गर्मी होगी तो वायु ऊपर होकर ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पर जो वायु दाब है ना, यहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर कम, तो ये ऐसे बहेगी, ये तो जाएगी इधर और इधर जो थी ना वो इधर आएगी। कुछ ऐसे ही चक्कर चलेगा इसमें, ऐसे तो चलता है। अभी जैसे कि गर्म जल की धारा थी, वो ठंडी थी तो उधर गई, और वो गर्म थी तो इधर आ गई, ऐसे ही हो रहा था। ऐसे होगा इसी के अंदर भी। एक क्या आता है, वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल गर्म कैसे होगा, गर्मी पड़ रही है, ताप गर्म हो रहा है ना, तो जो गैस है तो गैसें क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी ना, तो ऊपर गर्मी पड़ेगी, फिर तो गर्मी क्या हो जाएगी, वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ता है, ये भी इसी का उदाहरण है, संवहन का वही उदाहरण है कि फ्रिज का ताप खोलने पर कमरे का, फ्रिज का जो दरवाजा है वो खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। ये आपको रट लेना है इस उदाहरण को, तो ये इम्पोर्टेंट है। दिन के समय में वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और दिन के समय वायु समुद्र से स्थल की ओर। देखो दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर क्यों चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर क्यों चलेगी, क्योंकि स्थल क्या होता है, गर्म होता है। दिन के समय स्थल क्या होता है, गर्म होता है, गर्म हो जाएगा तो वायुदाब कम हो जाएगा, तो समुद्र तो ठंडा रहेगा ना, समुद्र में पानी है तो पानी ठंडा रहेगा, तो उधर से क्या होगा, पवनें आएंगी, क्योंकि वहां पर वायुदाब ज्यादा है, ताप कम है तो वायुदाब ज्यादा है, तो पवनें वहां से आएंगी। तो दिन में क्या होगा, समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलती है। रात में उल्टा होता है, क्योंकि रात में पृथ्वी ठंडी होती है और वो धरातल ठंडा होता है, पृथ्वी नहीं धरातल ठंडा होता है, और समुद्र क्या हो जाएगा, गर्म रहेगा आपका। तो स्थल से समुद्र की ओर गति करेगी पवनें, ठीक है। तो अगर समुद्र से आ रही है तो उसको समुद्र पवन कह देंगे, समुद्री पवन कह देंगे, और स्थल पवन कह देंगे। अगर वो आ रही तो स्थल समीर कह दो, पवन कह दो, ये से हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं कोई और उदाहरण। हाँ, एक उदाहरण है, गर्मियों में समुद्रों से मानसूनी हवा का चलना। गर्मियों में समुद्रों से मानसूनी हवा का चलना, ये भी उसी का उदाहरण है, ठीक है। भाई समुद्रों से तो चलेगी हवाएं, गर्मियों में क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और समुद्रों से क्या हो जाएगा, ठंडी हवा आएंगी, ठीक है। ऊष्मा, हाँ ये मेरे रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि ऊष्मा तो उच्च ताप से निम्न ताप, और वायु दाब क्या है, वायु क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि निम्न ताप से उच्च ताप। एक उदाहरण है, हृदय का पंप की तरह कार्य करना तथा बॉडी का ताप एक समान बनाए रखना, ये भी इसी का उदाहरण है। हृदय का पंप की तरह कार्य करना, दूसरा तथा बॉडी का ताप एक समान बनाए रखना, ठीक है। विकिरण विधि, विकिरण विधि के जो उदाहरण है ना वो देख लेते हैं कि विकिरण विधि, देखो हीटर जो होता है ना, हीटर में कोई न तो आग जलती, कुछ भी नहीं होता है ना, बस उसमें किरणें आती हैं, किरणें, अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता उसमें, लेकिन फिर भी किरणें आती है तो अपने क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ऐसे ही अंगीठी ले लो, सिगरी, कुछ भी ले लो, है ना, उसमें का उत्पादन होता है, उसके अंदर वही हो गया। अभी जैसे प्रेस है, प्रेस है ना, प्रेस से जो विकिरणें आएंगी ना, प्रेस से, है ना, तो वो क्या है, विकिरण है वो। किसी गर्म पात्र का ठंडा होना तथा गर्म पात्र द्वारा अपने ऊष्मा वातावरण को देना। कोई भी जो गर्म पात्र है ना, कोई भी गर्म पात्र, जैसे कि अभी चाय है, चाय का कप है, वो गर्म है, ठीक है,
मैंने उसके अगर हाथ लगाया तो मेरे उसमें जो उष्मा का संचरण हुआ ना, वो तो है किससे, वो तो जो संचरण है ना, वो किसका है, चालन का है, चालन का है। अगर मैं उसके हाथ ही ना लगाऊं फिर भी मेरी तरफ क्या आ जाए, गर्मी आ जाए। अगर मैं उसके हाथ भी ना लगाऊं फिर भी मुझ में क्या आ जाए, गर्मी आ जाए, तब वो क्या है, विकिरण है। विकिरण उत्सर्जित तो ये उसके अंदर से है ना। और ऐसे ही वातावरण में जाएगा। अगर मेरे पास उसकी तपन आ सकती है तो वातावरण में भी जाएगी। तो वातावरण में जो उसका जो हीट जाएगी वो क्या है, वो विकिरण के द्वारा ही जाएगी। अभी जैसे कि आग जल रही है, मान लो कि आप अभी आग में जो उदाहरण लेना अपन, आग में उसमें ना सारे उदाहरण आ जाएंगे। जैसे कि आग जल रही है, तो आग जल रही है तो उसके अंदर क्या है कि विकिरण भी है, संवहन भी है, विकिरण भी है और संवहन भी है। ठीक है, आग जल रही है तो जलने से क्या होता है, ऊपर जा रही है, हल्के कण ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी लपटें ऊपर जा रही है ना, तो वो तो क्या हो गया, संवहन हो गया। ठीक है, लेकिन विकिरण क्या है कि आग जा रही है ऊपर, लेकिन उसकी तपन है ना, आप साइड में बैठे रहोगे ना तो साइड में भी लगेगी, उसकी तपन साइड में भी लगेगी दूर तक, तो वो क्या है, विकिरण के द्वारा। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, आग जा रही है ऊपर, तो ऊपर तो तपन लगाना वाजिब है, लेकिन साइड में तपन कैसे लगेगी जब वो दिशा उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी अपने को तपन महसूस होती है, वो इसी के कारण, विकिरण के कारण, क्योंकि विकिरण को माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, पहली बात तो यह है। तो इसलिए विकिरण अपने को महसूस हो जाती है बिना किसी, अपने को दिखाई भी नहीं देती और बिना किसी उसके महसूस हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। विकिरण हो गया। हाँ, विकिरण में तीन चीजें होती है। विकिरण में देखो तीन चीजें होती है, परावर्तन और अवशोषण और पारगमन। परावर्तन, अवशोषण और पारगमन, ये तीन क्रियाएं होती है विकिरण के अंदर। विकिरण के अंदर तीन क्रियाएं होती है। जैसे मान लो कि प्रकाश है, प्रकाश है ना, आया, प्रकाश आया, तो प्रकाश क्या है, एक विकिरण के माध्यम में आता है प्रकाश, है ना। प्रकाश यहाँ पे टकराया, यहाँ पर टकराया ना, तो यहाँ पर टकराने से वो अवशोषण होगा, नहीं परावर्तन भी होगा उसका और उसका अवशोषण भी होगा। कुछ प्रकाश परावर्तित होगा और कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ठोस अपारदर्शी में, ठोस अपारदर्शी में। ठीक है, लेकिन अगर पारदर्शी माध्यम हो कोई, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पारगमन भी होगा, पारदर्शी में तो पारगमन भी होगा, परावर्तन भी होगा और कुछ अवशोषण भी होगा, कुछ मात्रा में अवशोषण भी होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसके अंदर कुछ लेते हैं। हाँ, अभी जैसे कि जो सर्दियों में अपन, इसका एक एग्जाम्पल आता है ना, इसका विकिरण का ही, कि अभी जो अपन सर्दियों में जो गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं या गर्मियों में अपन हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, उसका कारण क्या है कि उससे कि जो अभी जो सफ़ेद रंग ना, सफ़ेद रंग वो क्या करता है, परावर्तन करता है ना, सबसे ज़्यादा परावर्तन करता है, पूर्णतया नहीं करेगा है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा करेगा वो। ठीक है, सबसे ज़्यादा परावर्तन कर देगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही वाइट हो, सफ़ेद, अब सफ़ेद भी कई प्रकार के, जैसे ये भी सफ़ेद में आता है, तो ये पूरी तरह तो उसको परावर्तित नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद हो तो वो क्या कर देगा, उसका परावर्तन कर देगा। बिल्कुल काला हो तो वो भी क्या कर देगा, उसका अवशोषण कर लेगा। ठीक है, तो अब जो अवशोषण करते हैं वो तो क्या करेंगे, गर्मी को खींच लेंगे। अपन ने कब, जैसे मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना, तो वो क्या करेगा, पूरी जो विकिरण है उसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो मेरे को क्या गर्मी महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी ना। इसलिए सर्दी में क्या होगा, मेरे को बढ़िया लगेगा। सर्दी में गर्मियों में क्या होगा कि वाइट कपड़े पहनूंगा तो वो उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, परावर्तित कर देगा ना, तो मुझे गर्मी महसूस नहीं होगी, इसलिए मुझे गर्मियों में अच्छा फील होगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक पहन लूँ गर्मियों में तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगेगी, सामान्य से ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या, किस में आ गया, ये अवशोषण में आ गया और परावर्तन में, दोनों का उदाहरण हो गया सेम। ठीक है, दोनों में आ गए एक तरफ से। अब परावर्तन कौन करता है, धातुएं ज़्यादातर परावर्तन करती है, परावर्तन कौन करता है, धातुएं। ठीक है ना, और अधातु क्या होता है, परावर्तन कम करती है। अधातु ऑब्जर्व ज़्यादा करेगी। अभी जैसे कि आप लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी कितना परावर्तन कर देगी, लकड़ी कितना, या इसी को ले लो, ये भी, ये बोर्ड है ना, इस पर फोक्स मारो है ना, ये ज़्यादा परावर्तन नहीं करेगा। अगर आप है ना कोई, आप ऐसा करो, वो रख दो, शीशा रख दो यहाँ पे, या फिर कोई सोना रख दो, सोना है ना, कैसे चमकेगा भयंकर तरीके से, लोहा रख दो, तो स्टील रख दो, तो ये धातु है ना, वो ज़्यादा परावर्तन करती है। और जो अधातुएं हैं वो क्या है, ऑब्जर्व ज़्यादा करती हैं,
वो ऑब्जर्व ज़्यादा करेगी। या ब्लैक कलर ले लो आप, ब्लैक कलर भी ले सकते हो ऑब्जर्व के लिए, और सफ़ेद रंग क्या परावर्तन के लिए हो जाएगा। और अपना एक है पारगमन है। तो पारगमन तो पारदर्शी वस्तुओं में होता है। जो पारगमन होता है वो किस में होता है? वो पारदर्शी वस्तुओं में होता है। ठीक है। सूर्य, भट्टी, चूल्हे, स्टोव, मोमबत्ती, बिजली के बल्ब आदि से भी ऊष्मीय विकिरण निकलते हैं। अब जैसे बल्ब है ना, बल्ब क्या होगा? ऊष्मीय विकिरण देगा। ठीक है, विकिरण देगा, विकिरण, उसमें विकिरण विकिरण एक ही बात है। प्रेस है, प्रेस से भी अपने को विकिरण, अब जैसे इसमें देखा बिजली, बिजली से आप बिजली के बल्ब आदि से उसमें विकिरण। मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल तो रही है, मोमबत्ती जल रही है ना, तो उसमें संवहन भी है, संवहन भी है, लेकिन उसमें विकिरण भी है। तो अब विकिरण के उदाहरण नहीं है, स्टोव है, स्टोव जल रहा है, चूल्हा है, भट्टी है, सूर्य है। देखो मोमबत्ती जलेगी तो उसके लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। मोमबत्ती जल सकती है जब ऑक्सीजन हो। जला दिया आपने, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें काम में आ रही है, जल रही है ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन उसमें आपको विकिरण भी मिल रही है। सूर्य, भट्टी, ये सब विकिरण से होता है ना, विकिरण भी निकलती है इनमें, सीधी सी बात है। ये नहीं कि विकिरण ही निकलेगी। सामान्य ताप वाली वस्तु जैसे गर्म चाय, प्राणियों आदि पृथ्वी स्थिति से विकिरण उत्सर्जन होता है। सभी से लगभग है ना। आप तो ऐसे समझ लो कि जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जितनी भी वस्तुएं जिनका ताप 0 केल्विन से ज़्यादा है, 0 केल्विन वाली को तो छोड़ो, लेकिन 0 केल्विन से जिसका भी तापमान ज़्यादा है, 0 केल्विन से, 0 केल्विन सबसे कम तापमान होता है, उससे किसी का भी तापमान ज़्यादा है ना, तो वो भी क्या करेगी? विकिरण उत्सर्जन करेगी। जैसे कि बर्फ़, बर्फ़ भी क्या करेगी? विकिरण उत्सर्जित करेगी। सीधी सीधी बात है, विकिरण क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी। क्योंकि आप देख लो, अगर बर्फ़ के पास